हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सेओंग्यो जो अपनी मॉम से रो रो कर कह रहा होता है कि मुझे भी मॉम डैड की जरूरत थी जिनके साथ बैठकर मैं खाना खा सकूं, पर उसकी मॉम तो बस उसकी सारी बातों को सुन सुनकर उसे सॉरी कर रही होती है और कहने लगती है कि मुझे लगता था कि तुम मुझसे हेट करते क्योंकि तुम सेओंग्यो की मॉम के साथ ज्यादा अटैच थे, और मुझे लगता था कि मेरे साथ अटैच इसलिए नहीं क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी बुरी चीजें की हैं और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मैंने क्लियर भी नहीं किया। अब वो टाइम दिखाया जाता है जब सेओंग्यो ने छोटे होते सारी बातें सुन ली थी और इसी वजह से रात में सेओंग्यो की मॉम ने उसके पास बैठकर सॉरी भी किया था, बट उसके जागते हुए उसे सॉरी करना चाहिए था और हर चीज को उसके दिल से निकालना चाहिए था जो भी उसने बातें सुनी थी। तभी इन्होंने ये गलती की थी। सेओंग्यो अपनी मॉम की बात सुनकर कहने लगता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं सेओंग्यो के मॉम के साथ ज्यादा अटैच हूँ, पर मुझे उनसे भी ज्यादा अपने मॉम डैड की जरूरत है जो साथ में रहे और मेरे साथ बहुत अच्छे से अटैच हो जैसे बाकी सबके मॉम डैड होते हैं। अब जब उसकी मॉम रो रही होती है तो वो भी अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है, कहने लगता है कि मुझे आपकी जरूरत है, और दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर रो रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं। अब सेओंग्यो के डैडी उसकी मॉम को उठाकर लेकर जा रहे होते हैं अपनी बैग पर। ये देखकर सेओंग्यो अपने डैड के पास जाता और कहता है कि मॉम को मैं उठा लेता हूँ, तो वो मना कर देते और कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है, मैं खुद उठा लूंगा। सेओंग्यो से पहले कुछ आगे बोलता सेओंग्यो को रोक लेती और उसे अपने साथ पीछे कर लेती और कहने लगती है कि उनके इशारों को समझो ना, तुम्हें उन्हें नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। सेओंग्यो भी इस बात को समझ आता। सेओंग्यो की मॉम उसके डैड से पूछे होती है कि मैं भारी हूँ ना, तो वह कहते हैं कि नहीं, तुम तो एक पंख की तरह हल्की सी हो, बल्कि हवा की तरह हो, फील ही नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें उठाया हुआ है। अब इनका तो लवी डवी वाला प्यार चल रहा होता है, पीछे से ये दोनों भी आपस में बातें करते हुए आ रहे होते हैं। फाइनली सेओंग्यो के डैड उसकी मॉम को बैग पर उठाकर घर वापस ले आते और वहीं पर उसकी तीनों दोस्तें वेट कर रही होती हैं। जैसे ही उन्हें ये नजर आती तो फौरन से इसके पास आ जाते हैं और इसे हक करना चाह रही होती है, पर वो तो उन्हें हक करने से भी मना कर देती। तो वह कहती है कि तुम अब हमें मिलने से भी मना करोगी, तो वह कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं बहुत ही ज्यादा गंदी हुई हूँ, तो शॉवर लूंगी फिर तुम लोगों से मिलूंगी, ऐसे कैसे मिल सकती, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि उनसे तो चला भी नहीं जा रहा होता। और ये अपने हस्बैंड को कहती है कि हनी मुझे लेकर चलो। ये कहकर उनका सहारा लेकर अपने घर चली जाती है। ये देखते देखकर सेओंग्यो और सेओंग्यो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब घर पर लेकर आने के बाद अपनी वाइफ के पाँव को चेक कर रहे होते क्योंकि काफी ज्यादा चोट आई हुई थी, और फिर उन्हें इस बात की सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं कि तुम चाहे जिस हालत में मर्जी हो, तुम्हारे साथ जो मर्जी हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे तुम मुझे भूल भी जाओ फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सब बातें करने के बाद कहते हैं कि आज तुम काफी थक चुकी होगी ना, तो तुम्हें जाकर रेस्ट करनी चाहिए और शॉवर लेना चाहिए। पर उनके तो पाँव से ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता, तो वो शॉवर लेने के लिए कैसे जाती। अब ये देखकर वो भी पूछ लेते हैं कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं शॉवर के लिए, तो वो आगे से कहती है कि हाँ, कर सकते हो। ये सुनते साथ ही वो तो उठाकर उन्हें वॉशरूम लेकर जाने लगते हैं। और इधर सेओंग्यो जो अपने रूम में आने के बाद उसके रूम की विंडो की तरफ कुछ फेंक रही होती ताकि वो विंडो की तरफ आए। अब वो भी विंडो की तरफ तो आ जाता, पर उसके हाथ में एक चीज होती है जिसे देखकर वो पूछने लगती है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि रिकॉर्डर है। तो वो जिस तरह का टॉय बना हुआ तो कहने लगती है कि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह चीजें लेकर आते हो। तो वो कहता है कि आगे मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ जिस पर मुझे 2 हफ्ते लग जाएंगे वहाँ, तो वहाँ मुझे इस चीज की जरूरत होगी रिकॉर्डिंग करने के लिए, हर चीज की, ताकि मैं अच्छे से आकर अपना काम कर सकूँ, किसी भी चीज को मिस ना कर दूं। तो इसे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो वो बताता है कि कौन सी वाली सिटी में जा रहा हूँ। तो कहती है कि तुम 2 हफ्तों के लिए जा रही हो, तो कहता है कि हाँ, काम है तो इतना तो टाइम लगेगा ही। तो कहती है कि पहले तो तुम्हें इतना टाइम नहीं लगता था, तो वो कहने लगता है कि बस वहाँ पर काम ज्यादा है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो मेरे साथ, वैसे भी तुम यहाँ पर फ्री हो। ये बात सुनते ही वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूंगी। ये कहकर बाय करके विंडो बंद करके चली जाती और ये भी अपना चला जाता और बिजनेस ट्रिप पर भी आ चुका था, वहाँ पर आकर पिक्स वगैरह बना रहा होता है और सेओंग्यो भी अपना काम कर रही होती है। अब इसी तरह दिन गुजरते जा रहे होते हैं। सेओंग्यो अपने काम में लगा होता है, इधर सेओंग्यो जो बस उसे मिस कर रही होती है, जहाँ पर भी होती है वहीं पर उसे मिस कर रही होती है, यहाँ तक कि उसके दिन भी नहीं गुजर रहे होते उसके बगैर, क्योंकि अब सेओंग्यो को बहुत ही ज्यादा सेओंग्यो की आदत हो चुकी थी। और फिर एक दिन बैठकर उसी की ट्रांसलेट की हुई रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है, तभी अंदर से वो ट्रांसलेट करना बंद कर देता, तो देखने लगती है कि ये ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रहा। अभी कुछ करने लगते से पहले ही रिकॉर्डिंग में वो सेओंग्यो का नेम लेता है, जिसको सुनते ही वो रुक जाती है। तो पता लगता है कि जिस टाइम पर सेओंग्यो ने सेओंग्यो का नेम लिया था उस टाइम पर वो सो चुकी थी और इसको आई थिंक पता भी नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फ्रेंच में कुछ बोलने लगता है। अब इसे तो समझ नहीं आता कि उसने फ्रेंच में क्या बोला, इसलिए ट्रांसलेटर का यूज करती है और ट्रांसलेटर का यूज करके इसे पता लगता है कि उसने ये बोला था कि चाहे मिक पैक की डेट एक्सपायर हो चुकी है, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए एक्सपायर नहीं हुआ, तुम जब चाहो इस बात का आंस दे सकती हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम्हारे आंस का वेट करता रहूंगा। जबकि हमें इधर मॉम दिखाई जाती है जो बैठकर दानों की पिक को देख रही होती है, तभी से पता लगता है कि इसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, वो भी साउथ पोल पोजीशन की। ये देखते ही तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है। वैसे इतने टाइम में इसके पास सेओंग्यो आती है और आते साथ ही से कार मांगती है और वो भी इसको कार की कीज दे देती है और ये बताती है कि मैं सेओंग्यो के पास जा रही हूँ। अब इससे तो हो जाता है कि अगर ये भागते हुए जैसे सेओंग्यो के पास जा रही है, कुछ ना कुछ तो इनके बीच होने वाला है। अब ये रास्ते में भी जाते हुए उसे कॉल पर कॉल किया जा रही होती है, पर सेओंग्यो इसकी एक भी कॉल नहीं पिक कर रहा होता। और जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर सेओंग्यो होता है, वहाँ पर सेओंग्यो को देखकर पूछती है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की। तो मोबाइल देखते हुए कहने लगता है कि वो मेरा मोबाइल साइलेंट पर था, मुझे कॉल का पता नहीं लगा। पर तुम यहाँ कैसे, तो
कहने लगती है कि तुमने खुद बोला था कि मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। अब ये भी इसे बताने लगती है कि तुम्हारे बगैर वहाँ पर मेरा दिन नहीं लग रहा था, मुझे हर चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। मैं हर एक चीज में तुम्हें ढूंढना चाहती थी पर फिर भी तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी और तुम्हारे साथ ही बनाना मिल्क भी पीना चाहती थी। अब उसकी ये वाली बात सुनकर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें अभी इस टाइम पर भी खाना याद आ रहा है। ये बात कहने के बाद सौक्यो के पास आता और उसे किस कर लेता है। अब एक किस करने के बाद जब सौक्यो को देख रहा होता तो कहने लगती है क्या मुझे लगता नहीं है कि मुझे बनाना मिल्क की जरूरत है। उसकी ये बात सुनकर सौंग्यो उसे वापस से किस करने लगता है और फाइनली ये दोनों कपल भी बन जाते हैं। अब इस किस के बाद सौंग्यो सौक्यो के लिए बनाना मिल्क लेकर आता तो वह कहने लगती है कि ये किस लिए, ये लाने की जरूरत तो नहीं थी। तो वह कहता है कि उसके बाद तो मुझे लगता है इसकी जरूरत थी। तो कहने लगती है कि किसके बाद, तो वो डायरेक्ट बोल देता है कि किसके बाद। अब किसका सुनते ही कहने लगती है कि ये मत वर्ड बोलो ना। और भी पूछती है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। तो कहता है कि पता नहीं, वैसे मैं अपने दोस्तों को किस नहीं करता। तो वह कहती है कि फिर से तुमने ये वर्ड बोला, मैंने बोला ना ये वर्ड मत बोलो। और कहने लगती है कि मैं भी अपने फ्रेंड को नहीं करती। तो कहता है कि बस फिर क्लियर हो गया ना कि हम अब एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं है। तो कहती है कि हमारी 30 साल की दोस्ती कैसे खत्म हो जाएगी। तो सौंग्यो कहने लगता है कि वैसे ये चीज मेरे लिए भी आसान नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओलंपिक्स का मेडल जीतना मेरे लिए ज्यादा आसान था। उसकी ये बात सुनकर अब स्माइल कर ही रही होती है। वैसे में होंगे और नायन भी आ जाते हैं, जिसे देखते ही खड़ी हो जाती है। वो लोग इसे देखकर यहाँ पर पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे, मुझे तो लगा तुमने कोई सौंग्यो के पैसे देने होंगे इसलिए यहाँ पर भागते हुए आई। तो कहने लगती है कि नहीं मैंने पैसे क्यों देने होंगे। ये कहकर सौंग्यो को भी चुप करवा देती, उसे भी बताने नहीं देती कि इन दोनों का अब रिलेशनशिप क्या हो चुका और वो यहाँ पर किस लिए आई थी। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अगर इसने पैसे नहीं देने थे या कुछ भी ऐसा नहीं करना था तो वो यहाँ पर सौंग्यो के लिए भागी भागी क्यों आई। तो कहती है कि मैं इस जगह को देखना चाहती थी, बस इसी वजह से आई और यहाँ पर आते साथ मैंने सौंग्यो को कॉल कर दिया। तो मैं कहने लगता है कि तुम इतनी लंबी ड्राइव करके यहाँ पर इस जगह को देखने के लिए आई और सौंग्यो से मिलने के लिए आई। अब सौंग्यो तो इस बात को अवॉइड करना चाह रही होती, इसलिए वहाँ से ये कहते हुए जा रही होती है कि कुछ पर्सनल भी होता है। और मैं उसे इस तरह जाते हुए देखकर कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, ऐसा लग रहा है कि मैंने सौंग्यो से लड़ाई कर ली हो। पर सौंग्यो तो बस स्माइल किया जा रहा होता है। अब ये जब साथ में खाने के लिए बैठते तो कहने लगती है कि किसी ने सही बोला था कि यहाँ के खाने बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं, देखो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक खाने को लेकर जब बताने लगती है तो मैं भी उसे तंग करने के लिए कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होगा। तो वो उसे बताते हैं कि नहीं इसके नाम में स्पाइसी लग रहा है पर है नहीं ये स्पाइसी। तो सौंग्यो से कहता है कि ये तुम्हें तंग कर रहा है, इसे ये खाना बहुत पसंद है और यहाँ पर आने से पहले ये ऑलरेडी बहुत सी जगहों का पता लगवा चुका था। तो ये सुनते कहने लगती है कि तुम मुझे भी उन जगहों के बारे में बताना। तो कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं। और जैसे खाना स्टार्ट करने लगते हैं वैसे ही सौंग्यो के आगे वही वाली उसकी फेवरेट डिश कर देता है, कहता है कि तुम ये खाओ। अब दोनों से देखने लग जाते हैं। ये देखकर सौंग्यो भी सौंग्यो को इशारों में बताती है कि वो लोग हमें ही देख रहे हैं। तो ये फौरन से एक दूसरी वाली डिश म्योंग्यो को खाने को बोल देता है और नायन से कहता है कि तुम क्या खाओगी, तुम्हें क्या पसंद है। तो वह कहती है कि मुझे तुम पसंद हो। पर ये उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम्हें वो खा लेना चाहिए। सौंग्यो को तो काफी जेलसी फील हो रही होती, इसलिए नायन के सामने एक खाना उठाकर रख देती है और कहती है कि तुम्हें ये खाना चाहिए। वैसे सौंग्यो तो उसकी जेलसी को देखकर समझ आता है कि ये जेलस हो रही है, जिस तरह वो बैठकर गुस्से में खा रही थी। अब खाने के बाद सौंग्यो अपने रूम में आती है जहाँ पर उसने रहना होता है। अभी रूम को देख ही रही होती है तो रूम का डोर नॉक होता है और सौंग्यो से कुछ कपड़े देने के लिए आता और कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें कपड़ों की जरूरत होगी। तो कहती है कि आजकल मैं तुम्हारे कपड़े काफी यूज कर रही हूँ और वैसे भी तुम लोग मुझे यहाँ पर रूम ना देते, मैं कहीं और रह लेती। तो वह कहता है कि नहीं यहाँ पर काफी रूम खाली थे, इसलिए कोई बात नहीं अगर तुम यहाँ पर भी रह रही हो। ये कहकर रूम को देखने लग जाता और वहीं पर जब बैठने लगता है तो सौंग्यो से पूछती कि क्या तुम जाने नहीं वाले हो। तो वह कहता है कि तुम आजकल मुझे काफी डर्टी लुक्स दे रही हो। ये बात सुनते सौंग्यो कहती है कि ऐसा कब हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सौंग्यो कहने लगता है कि एक बार ये बात अपने आप को मिरर में देखकर बोलो। अब ये मिरर में भी नहीं देख पा रही होती और ये भी इसके कमरे से जाने का नाम नहीं ले रहा होता। पर इतने टाइम में नायन की आवाज आ जाती है जो सौंग्यो को बुला रही होती है। तो वह कहती है कि तुम्हें वो बुला रही है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। पर ये भी इसको धक्के दे देकर निकालने लगती है। तो वह कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस हो रही हो। ये बात सुनकर भी वो उसे अपने रूम से निकाल ही देती है। अब रात हो चुकी थी, ये भी म्योंग्यो के साइड में लेटा होता है और म्योंग्यो कह रहा होता है कि मेरी वाइफ मेरे पास नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी। पर वैसे उसी सेकंड म्योंग्यो को नींद भी आ जाती है। देखकर सौंग्यो को भी होता है कि ये लड़का कितना झूठा है। अब ये सोचता है कि उसे सौंग्यो को मैसेज करना चाहिए। वो उसे मैसेज करता है, पूछता है कि क्या तुम जाग रही हो। तो वो उसे बताती है कि हाँ मुझे नींद नहीं आई और खुद ही बता देती है कि हम 10 मिनट के बाद बाहर मिलेंगे। अब ये भी 10 मिनट के बाद वाला मैसेज पढ़ते ही फौरन से उठता है। अब उसके उठने की वजह से म्योंग्यो भी उठता है पर वापस से सो जाता है। अब ये भी एक बुक अपने साथ लेकर इसके पास आकर बैठ जाते तो वो पूछने लगते है कि तुम क्यों जाग रहे थे। तो दिखाने लगता है कि मैं ये बुक पढ़ रहा था। तो उसकी बुक को देखकर कहने लगती है कि कौन ये बुक पढ़ता है आजकल। तो कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। अभी बताता है कि कल हम वापस चले जाएंगे। तो वह कहती है कि तुमने तो लेट नहीं जाना था। तो कहने लगता है कि हाँ मैंने अपने काम को जल्दी कंप्लीट कर लिया, वरना मैंने कल नहीं परसों जाना था, पर हम कल ही साथ जाएंगे। तो सौंग्यो से बताती है कि मैं तो मॉम की कार को लेकर आई हूँ, तो मुझे तो उसे ड्राइव करके वापस लेकर जाना होगा, हम दोनों साथ थोड़ी ना जा सकते। तो वह कहता है कि मैं ड्राइवर मंगवा लूंगा जो मेरी कार ले जाएगा और मैं तुम्हारी कार से जाऊंगा ड्राइव करके। तो ये सुनते कहने लगती है कि तुम इतना खर्चा करने वाले हो, वो भी ड्राइवर पर। तो कहने लगता है कि हाँ ये थोड़ा अजीब लग रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा वर्थ ही रहेगा।
जाएगा। तो पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे इतना लाइक करते? तो वह कहता है कि हाँ। ये बात सुनकर तो ये भी थोड़ा शाय फील करने लग जाती है और फिर वापस से पूछती है कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो? तो कहने लगता है कि 30 सालों से तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुमसे थका तो सोच लो कितना ही पसंद करता हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर ये भी खुश हो रही होती है। वो उसका हाथ पकड़कर अपने बाजू पर लगाते हुए बताने लगता है कि 8 साल की उम्र में तुमने मेरे ऊपर पेंट ही पेंट कर दिया था, और वही हाथ फेस के पास लेकर जाते हुए बताता है कि यहाँ पर भी तुमने मेरे फेस पर बहुत पेंट लगा दिया था इस स्टेज में, और फिर अपने लिप्स के पास उसके हाथ को लेकर जाकर बताता है कि 6 साल की एज में तुमने मुझे मैजिक कैंडी दी थी। अब ये बात बताने के बाद बस टोक्यो को देखी जा रहा होता है जैसे उसे किस करने वाला हो, पर ये भी अपने हाथ को इसके बालों में ले जाती और उसके बालों को खराब करते हुए कहने लगती है कि 5 साल की एज में मैंने तुम्हारे बालों में गम लगा दी थी। अब ये भी इस बात के बाद अपने बालों को पकड़कर हंसने लग जाता है। अब ये भी इसके शोल्डर पर सर रख लेती है तो वो उसे कहता है कि शोल्डर से सर हटाओ। तो कहने लगती है कि क्यों हटाऊं, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और मुझे नींद भी आ रही है, शायद मैंने बहुत ही लंबी कार ड्राइव की और यहाँ तक आई हूँ, क्या हमें यहाँ पर कोई देख तो नहीं लेगा साथ में? जिस बात पर ये कुछ भी नहीं बोलता, ये भी इसके कंधे पर ही सर रख कर सो जाती है और ये तो बस इसे देख ही रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है इसे देख देख कर। अब हमें नेक्स्ट डे मॉम दिखाई जाती है जो अपना इंटरव्यू देने के लिए आई थी। अब इंटरव्यू देने के लिए तो आती है और इसकी हर चीज को देखा जाता है, हर चीज में क्वालिफाई करके आई हुई थी और इसे पूछा जाता है कि तुम अंटार्कटिका में ही जॉब क्यों करना चाहती हो? तो वो बताती है कि मुझे ये जॉब करना कितना पसंद है और मुझे सुपरमैन बनना हमेशा बचपन से पसंद था, तो मैं लोगों की जान बचाना चाहती हूँ और उनके लिए सुपरमैन की तरह बनना चाहती हूँ। अब मॉम की बातों से सभी लोग तो काफी इंप्रेस हो रहे होते हैं और इधर स्योंग्यो के डैड दिखा जाते हैं जो उसी मिनिस्टर से मिलने के लिए आए होते हैं। अब मिनिस्टर भी उन्हें अपने ऑफिस में ले आया था और ये मिनिस्टर से मिलने के बाद उसे पहले थैंक्स कहता है, तुमने मेरी वाइफ के बारे में मुझे बताया और मैं खुश हूँ कि वो सेफ है, पर मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि वो मेरी वाइफ है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। अपनी बातें किए जा रहा होता है मिनिस्टर की, तो एक भी बात नहीं सुन रहा होता। वो भी जरा क्लियर करना चाह रहा होता है कि जैसा तुम समझो ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है, पर स्योंग्यो के डैड कह रहे होते हैं कि मैं उससे प्यार करता। इतने टाइम में उनकी वाइफ भी आ जाती है जो आते साथ ही अपने फ्रेंड को डार्लिंग कहती है। डार्लिंग कहने के बाद ही अपने हस्बैंड को देखती है कि तुम यहाँ पर। वो तो डार्लिंग से चिढ़ जाता और कहने लगता है कि कौन से दोस्त ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को डार्लिंग कहते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को फ्रेंड कह रहे थे। पर मिनिस्टर कह रहा होता है कि मैं इससे प्यार क्यों करूंगा? तो कहता है कि तुम इससे प्यार क्यों नहीं कर सकते, वो इंटेलिजेंट है, प्यारी है और किसी को भी इससे प्यार हो सकता है, तुम कैसे नहीं कर सकते हो? ये बात सुनकर उसकी वाइफ तो बड़ी खुश हो रही होती है कि मेरे हस्बैंड मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, पर वो बता देता है कि मैं गे हूँ और मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। ये बात सुनते वो तो अगली कोई बात ही नहीं बोल पाता और अपनी वाइफ की तरफ देखने लग जाता, तो वो भी आगे से इशारे से बताती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इसके बाद वो तो बाहर जा चुका था और मिनिस्टर और स्योंग्यो की मम्मी यहाँ पर रह जाते हैं और उसके बाहर जाने के बाद उसे टीज करने लगता है कि तुम इंटेलिजेंट और प्यारी हो। तो कहने लगती है कि कोई हाल नहीं है इसका, पर कहने लगता है कि उसमें कॉन्फिडेंस तो है, उसने अपने प्यार का इजहार किस तरह किया, बस मुझे भी इसी तरह अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना। उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम जो भी करोगे मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी। तो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम हमेशा से मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे फुल सपोर्ट करोगी। और फिर लास्ट में वो उससे हैंडशेक भी करती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।